गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चंस कि किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंट्रोपी वाले क्वेश्चन बेसिकली किए थे हमने कि कैसे पता चलता है हमें कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा, ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। मतलब एंट्रोपी में चेंज को देखना था, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है कि एंट्रोपी में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। सॉलिड से एक्वस में जा रहे हो बेटा तो एंट्रोपी बढ़नी है। यहाँ देखो गैस से गैस था, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने की वजह से एंट्रोपी बढ़ रही थी आपकी, लिखवा दिया था सब मैंने आपको। यहाँ देख सकते हो कि ये गैस है, ये भी गैस है, यहाँ क्या हो गया लिक्विड, तो बेटा एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो यहाँ देखो सॉलिड से सॉलिड था और गैस में जा रहा था, तो मतलब एंट्रोपी बढ़नी है। एक्वस एक्वस से सॉलिड मतलब एंट्रोपी घटनी है। सॉलिड से गैस में जा रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़नी है। और यहाँ देख सकते हो सब गैस फेज में है बेटा, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ पे बेटा 1 और 3 4 मतलब बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो एंट्रोपी आपकी बढ़ जाएगी। देन उसके बाद हम लोगों ने बेटा एक ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने जिसमें आपको प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट से जज करना होता है बेटा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो, फेज भी सेम हो। तो आप देखो प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन कम मिलेंगे, और कम रैंडम मोशन मिलेगा मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। और सेकंड क्या हो सकता था, टेम्परेचर का इफेक्ट। प्रेशर को सेम रखा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया मैंने, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, इस वजह से बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बढ़ाने के 3 तरीके हैं। पहला, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा दो। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि आप प्रेशर उसको टेम्परेचर को बढ़ा दो, और तीसरा तरीका आप वॉल्यूम को बढ़ा दो। अगर ये वॉल्यूम कम करने की बजाय अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता तो भी क्या हो जाता बेटा, रैंडम मोशन बढ़ जाता। ठीक है, उसके बाद एक ये स्टेटमेंट काफी अच्छा था कि एंट्रोपी ऑफ जो सिस्टम होता है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और समझा दिया था मैंने किस तरीके से करता है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग ऑफ एक जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता है बेटा, इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये बता दिया था मैंने आपको। देन आपका ये निकाला था हमने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। इनके चेंज को निकालना सीखा था हमने, कैसे यूनिवर्स में एंट्रोपी में चेंज निकाला जाता है, कैसे सिस्टम के अंदर निकालते हैं, कैसे सराउंडिंग के अंदर निकालते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्स जो है सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है, और हेल्प जो एंट्रोपी है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा। तो टोटल निकालना हो या यूनिवर्स का निकालना है तो सिस्टम और सराउंडिंग का क्या कर दो, लाके जोड़ दो तो निकल जाएगा। फिर देखो हमने 2 तरीके के प्रोसेस की बात की थी, एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की थी और एक हमने इरिवर्सिबल। तो अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछा जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है अपने सराउंडिंग के साथ। ठीक है, वो समझ लिया था हमने, सिस्टम हमेशा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में विथ इट्स सराउंडिंग, हमेशा अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो हमेशा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो सिस्टम हमेशा बेटा रिवर्सिबल पाथ से हीट एक्सचेंज करता है, बता दिया था मैंने, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमेशा हम लोग इरिवर्सिबल पाथ को मानते हैं, क्योंकि सिस्टम को आप हर मोमेंट पे चेक करते हो बट सराउंडिंग को आप केवल इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो निकाला था, जो मेन निचोड़ था, वो ये बात समझनी थी हमें कि जो डेल्टा एस टोटल होता है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना, वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्स का 0 के बराबर, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का आपस में इक्वल होगा। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है वो किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर। और ऐसा क्यों हो रहा है कि डेल्टा एस इनवर्स 0 के बराबर हो रहा है, क्योंकि बेटा जितनी सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ रही है, जैसे सिस्टम की एंट्रोपी जितनी बढ़ी है उतनी ही अमाउंट में सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होती है। इसी वजह से रिवर्सिबल प्रोसेस का जो डेल्टा एस होता है बेटा वो हमेशा 0 आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ेगा सराउंडिंग में उसके रिस्पेक्ट में उतना ही कम हो जाएगा, या सराउंडिंग का जितना बढ़ेगा सिस्टम में उसे रिस्पेक्ट में उतना ही कम होगा। और अगर इरिवर्सिबल की बात करो बेटा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाए, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेटा सराउंडिंग का अलग एंट्रोपी आएगा, सिस्टम का अलग एंट्रोपी आएगा। आप देख सकते हो टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, और यहाँ से हम लोगों ने प्रूव किया था बेटा कि जो डेल्टा एस इनवर्स होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ये हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव आता है। हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी आपस में बराबर नहीं होगी। थोड़ा सा आज जो सेशन जाने वाला है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एंट्रोपी वाला टॉपिक बेटा डिफिकल्ट होता है ना, बवाल टॉपिक है पूरा, इसको बहुत टफ माना जाता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। फर्स्ट लॉ से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट, पर
इतना भी कुछ नहीं है, आपको एंट्रोपी पे क्वेश्चंस कम मिलते हैं, पर हमें पढ़ना तो पूरी है ना चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो दो चीजें हमने देखी बेटा, क्या देखा हमने कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है मेरा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन यूनिवर्स कितना आएगा, एंट्रोपी का 0 आएगा। लेकिन अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो 0 से बड़ा आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। सिस्टम और सराउंडिंग का आपस में सेम नहीं होगा। तो यहीं से आगे बढ़ो अगर, तो ये हमने फाइनली कंक्लूजन किया था बेटा कि यूनिवर्स का रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा होगा। मतलब यूनिवर्स वाले तो आसान पार्ट होता है बेटा, रिवर्सिबल पाथ है तो आसान है बिल्कुल। क्या सिस्टम का निकाल लो, उसी के बराबर सराउंडिंग हो जाएगा, बस साइन चेंज कर दो। लेकिन इरिवर्सिबल में आपको बेटा सिस्टम का अलग निकालना पड़ेगा, सराउंडिंग का अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, चलिए तो यहां से अगर आगे बढ़ो बेटा हम लोग नेक्स्ट, चलो हम लोग क्या समझते हैं। अब यहां से मैं सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट दे सकता हूं, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं आज, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आखिर स्टेटमेंट क्या है बेटा, यहां से हम लोग दे सकते हैं स्टेटमेंट उसका। कैसे, देखो हमने क्या सीखा बेटा अभी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, यूनिवर्स का 0। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब आप बताओ जितने भी प्रोसेस होते हैं नेचर में, वो सारे प्रोसेस बेटा रिवर्सिबल होते हैं कि इरिवर्सिबल? तो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये आप जाके देखो, जिस दिन पहली क्लास हमने ली थी ना, उस दिन भी मैंने समझाया था, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सब इरिवर्सिबल है। बर्फ का ऊपर से, पहाड़ से पानी का ऊपर से नीचे गिरना, है ना आपका, इवोपरेशन ऑफ वाटर, जो भी आप मेल्टिंग ऑफ आइस रूम टेम्परेचर पे लाके रख दो, तो सब बेटा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, वो रिवर्स वे में नहीं करवा सकते आप। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट यही कहता है हमें बेटा कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एक्चुअली में इसके 3-4 स्टेटमेंट हैं, पर हमें जो सीखना है वो एंट्रोपी से रिलेटेड है बेटा। फिजिक्स वाले और दो आप एक को आपको बताएंगे कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, वो फिजिक्स में लिखवाया जाता है आपको, पर हमें एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में बताना होता है। फिजिक्स वाले एंट्रोपी की बात नहीं करते, केमिस्ट्री में ही होता है, तो यही लिखेंगे, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है बेटा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है बेटा वो कॉन्स्टेंटली आपका इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस कैसे हैं आपके, इरिवर्सिबल एंड नेचुरल, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग सिंस ऑल नेचुरल प्रोसेस, since all natural processes are, since all natural processes are spontaneous, खुद ही होते हैं बेटा जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। since all processes are spontaneous as well as irreversible in nature, as well as irreversible, as well as irreversible in nature। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं बेटा आपके, या तो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं नेचुरल प्रोसेस, या इरिवर्सिबल होते हैं। दैट इज डेल्टा एस यूनिवर्स जो है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और यही सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है बेटा। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एनर्जी कंजर्वेशन से डील करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करती है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व होती है। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका किससे डील करता है बेटा, एंट्रोपी से डील करता है। और वो कहता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जो हमारा ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको जानकारी के लिए पता हो। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करो, फ्लॉट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, यही बताया है उसने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये सीखा था बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, कंजर्व होता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ डील करता है। और इसके जस्ट दूसरी अपोजिट में क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है बेटा, जो टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील करता है एंट्रोपी से, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स
यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, ऑलवेज इंक्रीजेज। अब थोड़ा सा फील कराऊं एंट्रोपी का मीनिंग क्या है। जैसे देखो एंट्रोपी मतलब बेटा रैंडमनेस होता है, हमने समझा था एंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस का होना। अब जैसे एंट्रोपी है क्या, जैसे पॉल्यूशन का बढ़ जाना, पॉल्यूशन हो रहा है आपका, ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है बेटा, है ना, सुनामी आती है, ये सब चीजें क्या है, एक तरीके का रैंडमनेस है, ये सब क्या है, एंट्रोपी का ही पार्ट है। सुनामी का आ जाना, जैसे तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है ना, ये सब क्या है, रैंडमनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं आपका। ओजोन लेयर में देखो तो आप डिप्लेशन हो रहा है ना, किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक तरीके का रैंडमनेस ही बढ़ाना हो गया, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है तो रैंडमनेस उतनी बढ़ती जा रही है। तो सेकंड लॉ बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज है ना, वो किस पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन पे कि टोटल एनर्जी इनवर्स की कंजर्व होती है, और दूसरा भी उसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है बेटा कि टोटल एंट्रोपी ऑफ इनवर्स जो है ऑलवेज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजेज, हमेशा आपकी बढ़ रही है, लगातार बढ़ती है। तो इनसे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख लो बेटा, नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड लॉ ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा थोड़ा समझने वाला है ना, थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक ज्यादा है, न्यूमेरिकल तो इसमें फॉर्मूले बेस्ड आएंगे। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस हमसे ज्यादातर थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए मैं एक एक लाइन अच्छे से लिखवा रहा हूँ, क्लियर करा रहा हूँ, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिकली बेटा ज्यादातर हमें थ्योरी टाइप के बनते हैं। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी, एंट्रोपी रिमेन्स, देखो जब रिवर्सिबल प्रोसेस था बेटा तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो रहा था, जीरो हो रहा था, और रिवर्सिबल प्रोसेस तो होता ही नहीं एक्चुअल में, देखो तो मैंने क्योंकि बताया था मैंने आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बताया, इनफाइनाइट स्टेप में वेरी स्लो प्रोसेस है, तो ऐसी प्रोसेस तो जनरली होती नहीं है, सब कैसी होती है, इरिवर्सिबल नेचर में फास्ट होती है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी हमेशा क्या बनी रहती है बेटा, कांस्टेंट बनी रहती है। ऐसा क्यों, अभी हमने देख लिया था, जितना सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है उतना ही सेम अमाउंट में सराउंडिंग की एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट वाइल हम बोल सकते हैं वाइल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वाइल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वाइल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो, वाइल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी इंक्रीजेज। तो बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी कांस्टेंट बनी रहती है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी आपकी बढ़ती चली जा रही है। होपफुली क्लियर हो रहा है बेटा, है ना, देखो टाइम ले लेके मैं चीजों को लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसे, तो बेटा ढंग से आना चाहिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और देखो अब हमें क्या समझ में आया, हम लोग यहाँ फिर से लिख देते हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की कभी बात की जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जो यूनिवर्स का है, डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ये दोनों के सम के बराबर होता है। तो डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल, जीरो के। इसी तरीके से अगर फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई बोले, तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स तो सेम ही है, फॉर्मूला तो यही रहना है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, और ये इस समय क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो हो जाता है इरिवर्सिबल की बात करो तो। और अगर क्या हो कि डेल्टा एस लेस देन जीरो हो जाए तो बेटा ऐसे प्रोसेस जनरली कैसी होती है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल प्रोसेस की बात करो, अगर इम्पॉसिबल जो होना पॉसिबल ही नहीं है, उसी में एंट्रोपी डिक्रीज होगी, क्योंकि सेकंड लॉ तो यही बोलता है ना बेटा, एंट्रोपी कॉन्स्टेंटली बढ़ती है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें एंट्रोपी घटे तो ऐसा प्रोसेस आप मान के चलिए कि इम्पॉसिबल प्रोसेस को, उस तरीके की प्रोसेस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। तो इसमें डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव होगा, निगेटिव। और दूसरी भाषा में अगर इनको बोलो बेटा, तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो है तो ये बेसिकली कैसी स्टेज पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, ये कैसा होगा, इक्विलिब्रियम।
और आपको पता हो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन वगैरह तो इक्विलिब्रियम में ही पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और डेल्टा एस अगर 0 के बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती थी। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है बेटा। तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था बेटा, स्पॉन्टेनियस बोला था। बताया था मैंने आपको परसों वाली क्लास में कि अगर रैंडमनेस आपकी बढ़ती है, डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का अगर निगेटिव हो जाए, मतलब एंट्रोपी कम हो रही है, तो एंट्रोपी कम होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में समझा था बेटा एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को ना, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जिनमें आपका एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस निगेटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये चीज आपको बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस को कभी कभी इम्पॉसिबल प्रोसेस भी बोल दे तो भी गलत नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इम्पॉसिबल वर्ड डाल के भी आज लिखवा दिया आपको। तो ये 3 पॉइंट हैं आपके, ऐसे ध्यान रखना। अब चलो इसके ऊपर एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं जो आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेटा। एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं समझाता हूं। देखिए आपको दिया बेटा 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस ये दिया है, ठीक है। 10 ग्राम आपको आइस दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं पूरा, बस क्वेश्चन बता देता हूं। 10 ग्राम मुझे आइस दिया है और मुझे इसका क्या चेक करना है बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस की बात हो रही है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस की बात हो रही है, 10 ग्राम आइस दिया है मुझे, तो हमसे बोल रहा है 10 ग्राम आइस दे के मेल्टिंग ऑफ आइस की बात हो रही है। मुझे बोल रहा है चेक प्रोसेस विल बी, 10 ग्राम आइस को मेल्ट कराना है, चेक प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस ऑब्लिक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट 3 टेम्परेचर दिया है मुझे बेटा। सबसे पहला टेम्परेचर दिया है एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर मेरा टेम्परेचर 273 केल्विन है तो क्या होगा, मुझे बी दे रहा है कि अगर मैंने टेम्परेचर आपका 274 केल्विन कर दिया, और मुझे ये केल्विन थोड़ा सा ये देखो इधर उधर हो जाता है बेटा कभी कभी, है ना, 274 केल्विन, और सी दे रहा है हमें टेम्परेचर अगर मैंने लिया है बेटा 272 केल्विन। तो अब देखो आपको अगर इसको समझ में आ रहा हो, पूछ रहा है कि 10 ग्राम आइस है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देता हूं मैं, हमें दिया है बेटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बेटा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। मतलब 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना बनता है बेटा, हमारा 80 कैलोरी की उष्मा लगती है ना, 80 कैलोरी की हीट की जरूरत हमें पड़ती है। तो अब ये क्वेश्चन को समझो जरा सा, क्या करना चाहिए हमें। 10 ग्राम आइस दिया है बेटा, मुझे कितना मेल्ट कराना है, 10 ग्राम आइस। मुझे मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब मेरा सिस्टम क्या है बेटा, यहाँ पे जिस पे मैं फोकस करने जा रहा हूँ वो मेरा सिस्टम है। मुझे किसको ऑब्जर्व करना है, सिस्टम, मतलब मेरा क्या हो गया बेटा, आइस हो गया। मुझे आइस के ऊपर ऑब्जर्वेशन लेना है। आइस का कौन सा प्रोसेस लेना है ऑब्जर्वेशन में, उसका मेल्टिंग लेना है, ठीक। तो सिस्टम हो गया मेरा आइस। अब बोल रहा है कि आप बताइए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मेरा टेम्परेचर 273 केल्विन हो, अगर मेरा टेम्परेचर 274 हो और मेरा टेम्परेचर 272 हो। फुली क्वेश्चन क्लियर है। मैंने क्या किया बेटा, एक आइस का क्यूब लिया है, 10 ग्राम आइस लिया है, उसको मैंने एक ऐसे चैम्बर में रखा जहां पे टेम्परेचर 273 मेंशन है, ऐसे रूम में रखा। एक ऐसे रूम में रखा जहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गया, 274, और एक बार ऐसे रूम में रखा जहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो गया, 272। ये बेसिकली सराउंडिंग के टेम्परेचर है बेटा। तो मुझे बताना है कि क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा नहीं, स्पॉन्टेनियस हो सकता है प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे भी आ जाए, प्रोसेस इट में भी पॉसिबल कि प्रोसेस किस पे हो, इक्विलिब्रियम पे। तो अगर पता हो बेटा तो आप देखो ऐसे इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि अगर चूंकि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, मुझे पता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस किस टेम्परेचर पे होता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो होता ही है। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम जो है वो मेरा कितने पे होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग 273 केल्विन बोलेंगे, है कि नहीं, 273 केल्विन पे होगा। और चूंकि मेल्टिंग करना है बेटा, तो मेल्टिंग करने के लिए जो हीट है क्यू को हम लोग हीट बोलते हैं ना, हीट को क्यू से लिखते हैं। तो हीट यहाँ पे क्या होगा, क्यू जो होगा, क्यू इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड होगा बेटा। मेल्ट कराना है तो हीट क्या होगा,
एब्जॉर्ब्ड होगा। हीट एब्जॉर्ब होगा मतलब ये कैसा होगा आपके लिए, पॉजिटिव होगा। एब्जॉर्ब हीट होगा तो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। तो जो क्यू सिस्टम आएगा, ये जो क्यू एब्जॉर्ब हो रहा है किसका है, क्यू सिस्टम का है। तो अगर सिस्टम बेटा पॉजिटिव लेगा तो सराउंडिंग ने हीट रिलीज किया होगा। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है आइस हमारा, तो सराउंडिंग ने उतना ही अमाउंट ऑफ हीट को क्या किया होगा, छोड़ा होगा बेटा। तो क्यू ऑफ सिस्टम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सिस्टम का पॉजिटिव होगा। तो क्यू ऑफ सराउंडिंग कैसा होगा, अगर यहाँ से पूछ ले तो सराउंडिंग का हीट जाहिर सी बात है कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि सराउंडिंग ने हीट को लूज किया होगा। अब देखो कैसे करता हूं मैं, मुझे चेक करना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना पड़ेगा, डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना पड़ेगा, डेल्टा एस यूनिवर्स। तो मैं 3 बार निकालूंगा, एक बार यहाँ पे निकालूंगा, एक बार इस टेम्परेचर पे निकालूंगा और एक बार इस टेम्परेचर पे। क्या मेरा सिस्टम चेंज हो रहा है, क्या सिस्टम तो मेरा फिक्स है बेटा। सिस्टम क्या है मेरा, आइस है, 10 ग्राम आइस है, तो मेरा डेल्टा एस सिस्टम फिक्स है। बोलो, डेल्टा एस सिस्टम मेरा फिक्स है। डेल्टा एस निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, Q रिवर्सिबल बाई T, ये फॉर्मूला होता था हमारा, Q रिवर्सिबल बाई T। और T किसका ले लूं मैं, सिस्टम का टेम्परेचर ले लूं, यहाँ पे यही फॉर्मूला था अपने पास। तो ये चीज तो मेरी फिक्स है बेटा, क्यों, क्योंकि सिस्टम मेरा फिक्स है, 10 ग्राम आइस है, उसको मेल्ट कराना है। मेरा चेंज क्या होगा, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक बार 273, एक बार 274, एक बार 272। अब देखो बिना सॉल्व किए मैं बता रहा हूं, पहले सॉल्व करके तो हम प्रूव करेंगे, बिना सॉल्व किए देखो। अगर बेटा 273 केल्विन टेम्परेचर मैंने रूम का मेंटेन कर दिया है और मेरा आइस मेल्टिंग भी किस पे होता है, 273 पे, तो बेटा रूम टेम्परेचर भी 273 है, मेल्टिंग भी 273, तो क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, 273 ये भी 273 ये भी, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, इक्विलिब्रियम की। और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी बेटा मतलब कोई भी मेल्ट होने वाला नहीं है। आपका डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर। इसको अभी प्रूव भी कर रहा हूं पर अभी बताता हूं पहले, 273 तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। सेकंड देखो 274, टेम्परेचर बढ़ा दिया क्या 273 से। अब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, आइस हमारा मेल्ट हो जाएगा। और आइस अगर मेल्ट हो गया तो प्रोसेस कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई बेटा। 274 केल्विन पे तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस हो गया, आइस मेल्ट हो जाएगी। और 272 केल्विन और आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो बेटा इवन रूम के अंदर जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर पार्टिकल्स, वो जाके आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 272 केल्विन पे उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस। हमको बात करना है मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में। तो 274 पे तो स्पॉन्टेनियस होगा, 272 पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि बेटा मेल्ट तो होगा नहीं ना। और 273 पे इक्विलिब्रियम में बैठा रहेगा। तो एक तो आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, आप सॉल्व करके भी चेक करा देता हूं मैं आपको। देखो ऐसे समझ में आ गया होगा सबको। तो क्यू रिवर्सिबल बेटा कितना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब करेगी। तो देखो यहाँ पे दिया 80 कैलोरी पर ग्राम बेटा। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट लगती है आपको, 80 कैलोरी। तो 10 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा बेटा, 80 इंटू 10। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी लगती है, तो 10 ग्राम के लिए 80 इंटू 10। और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कितना ले लोगे, 273। इसको सॉल्व मत करो, बस ऐसे ही रख दो, कितना, प्लस 800 बाई 273। इट इज और डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ये पहले केस के लिए भी सिस्टम का ही रहेगा डेल्टा बेटा, डेल्टा एस, दूसरे के लिए भी रहेगा, तीसरे के लिए भी। हमारा चेंज क्या होगा, सराउंडिंग का बार बार चेंज होगा। टेम्परेचर को बदला इसने, मतलब हमारा सराउंडिंग का डेल्टा एस क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो देखो अगर पहले केस का हम लोग निकालते हैं, चलो इसी को थोड़ा स्लाइड करके कर लेता हूँ इसी पे सॉल्व में, है ना। देखो बेटा, तो अब अगर हमें निकालना है, देखो हमें क्या निकालना है, पहले केस की बात करता हूं। पहले केस में जब मैंने टेम्परेचर कितना ले लिया, 273 केल्विन, तो 273 केल्विन के ऊपर मुझे क्या निकालना है बेटा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने चलता हूं किस पे बेटा, 273 केल्विन पे, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, अगर सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है हीट, तो जाहिर सी बात है बेटा सराउंडिंग ने क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। और सराउंडिंग में तो मैंने बताया था हमेशा इरिवर्सिबल पाथ से करता है, तो आप इस तरीके से लिख लो, माइनस ऑफ क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। या आप चाहो ना बेटा तो इसको क्यू एक्चुअल भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे से मैं क्यू एक्चुअल वर्ड यूज करूंगा आपके लिए, सराउंडिंग के लिए क्यू एक्चुअल, कितना एक्चुअल हीट ले रहा है वो। तो आप चाहो तो इसको क्यू एक्चुअल भी लिख सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 800 बेटा सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है, तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग ने 800 की एनर्जी को लूज किया होगा, तो माइनस 800 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 273। तो अगर मैं यहां से, इसलिए अगर मैं इस पहले वाले के लिए बेटा अगर डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना चाहता हूं,
तो मेरा डेल्टा एस इनवर्स क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। और ये आप देख सकते हो बेटा सिस्टम का कितना आया है, प्लस का 800/273 और सराउंडिंग का देख सकते हो आप कितना आया है, माइनस का 800/273। तो क्या ये टर्म जीरो के बराबर आ गया बेटा, और ये टर्म अगर जीरो के बराबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या मेंटेन हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। मतलब मेरा मेल्टिंग ऑफ आइस जो है 273 केल्विन पे क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा। आगे बात समझ में सबको। चलो इसी तरीके से बी निकालो सेकंड, वो मैंने पहले ही बताया था बेटा 273 पे कमरे में ला के रख दो तो आइस मेल्ट थोड़ी नहीं होने वाला है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे तो उसमें कोई मेल्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर सपोज करो टेम्परेचर आपका 274 केल्विन कर दिया तब क्या होगा, तो देखो 274 केल्विन पे बेटा क्या बदल जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का बदल जाएगा। सिस्टम का तो फिक्स है बेटा, सिस्टम मेरा मेल्टिंग ऑफ आइस फिक्स कर दिया है मैंने, वो चेंज नहीं होने वाला। सराउंडिंग का चेंज होगा। तो अब सराउंडिंग में एक्चुअल में हीट कितना ले रहा है बेटा, तो वही फिर से वही लगाऊंगा Q एक्चुअल बाई T सराउंडिंग, Q एक्चुअल बाई T सराउंडिंग। तो एक्चुअल में हीट कितना बेटा हो रहा है, वो तो -800 ही है हीट, है कि नहीं। टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया 274। अब देखो यहां से, अब देखो बेटा टेम्परेचर कितना कर दिया 274। तो यहां से अगर मैं अब डेल्टा एस यूनिवर्स निकालने चलूं, इसलिए डेल्टा एस यूनिवर्स को निकालने चलो तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो सिस्टम का कितना था बेटा, प्लस का 800/273 है, और सराउंडिंग का कितना आया है बेटा, -800/274। अब आप देख सकते हो बेटा इन दोनों में से कौन नंबर छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ये देखो ऊपर 800 से मैं, नीचे 273 है, ये 274 है बेटा, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू छोटी आने वाली है, ये वैल्यू स्मॉल आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी थोड़ी। जब डिवाइड करोगे 273 से 800, यहाँ 274 है बेटा, तो ये स्मॉल है और ये लार्ज आएगी। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू, टोटल वैल्यू, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं मतलब है, ये वैल्यू कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। और अगर मेरा ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब यहाँ पे प्रोसेस कैसा हो गया बेटा, स्पॉन्टेनियस हो गया। प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। हमसे पूछा था ना कि अलग अलग टेम्परेचर पे बताओ, 273 केल्विन पे क्या होने वाला है, 274 केल्विन पे क्या होने वाला है, 272 पे। तो 273 पे तो बेटा इक्विलिब्रियम आंसर आ गया हमारा, 274 केल्विन पे हमने निकाला तो हमारे लिए प्रोसेस कैसा आ गया, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और आप फील भी कर सकते हो बेटा इस चीज को कि 274 पे तो आइस मेल्ट ही हो जाएगा। और सी पार्ट की बात करो तो टेम्परेचर अब कितना कर दिया, 272 केल्विन। तो अगर 272 केल्विन का आपने टेम्परेचर कर दिया है तो आपका डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो कितना है बेटा, हीट तो अभी भी 800 का जाने वाला है। अब मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सराउंडिंग का टेम्परेचर अब नीचे कितना ले लोगे, 272 ले लोगे आप। तो यहाँ से बेटा आप निकालो डेल्टा एस यूनिवर्स की बात, तो डेल्टा एस यूनिवर्स आपका किसके बराबर आ जाएगा, फिर से वो नहीं लिख रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला, 800/273 ये हो गया सिस्टम का, प्लस सराउंडिंग का लिखने जाओगे तो सराउंडिंग का -800/272 लिखोगे। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो बेटा कौन सा नंबर छोटा आएगा कौन सा बड़ा आएगा, ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है। तो जाहिर सी बात है 272 यहाँ 273, तो ये नंबर क्या होगा, लार्ज होगा, और ये नंबर क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू निगेटिव हो तो निगेटिव में छोटी वैल्यू को जोड़ोगे तो ये ओवरऑल क्या आने वाला है बेटा, निगेटिव ही आने वाला है। ये क्या आएगा, क्वांटिटी निगेटिव आएगा ओवरऑल। और ये क्वांटिटी अगर निगेटिव आ गई तो प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस या इम्पॉसिबल बोलते हैं। इम्पॉसिबल मतलब मेरा मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस मेरा 272 केल्विन पे क्या है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने देखो बेटा हमने शुरू कहां से किया है, देखो थोड़ा सा और छोटा करो, देखो हमने बेटा यहां से शुरू किया है चीज को, देखिए यहां से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। देखो हमारा क्वेश्चन ये था बेटा कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है आपका ये किस तरीके का प्रोसेस है। हमारा सवाल ये था कि मेल्टिंग ऑफ आइस किस तरीके का प्रोसेस होगा 273, 274 और 272 पे। तो आप देखो 273 के ऊपर तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है आपका क्या रहेगा बेटा, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं होना है। आप फील भी कर सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस 273 पे मेल्ट नहीं हो सकता।
274 केल्विन मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है आइस मेल्ट हो जाएगा बेटा। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, खुद से मेल्ट हो जाएगा। 274 सराउंडिंग का टेम्परेचर करते ही आइस मेल्ट हो जाएगा। और 272 केल्विन अगर आपने कर दिया तो बेटा 273 पे तो मेल्ट होता है, तो 272 पे तो कभी मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बोलो, या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो कि ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस 272 केल्विन पे मेल्टिंग ऑफ आइस किस तरीके का प्रोसेस है? इम्पॉसिबल, क्योंकि मेल्ट ही नहीं हो सकता बेटा। आई बात समझ में? तो डेल्टा एस निगेटिव आने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस या इम्पॉसिबल। तो 272 केल्विन पे तो कभी आइस मेल्ट ही नहीं हो सकता ना। मेरा सवाल यही था, मेल्टिंग ऑफ आइस को बताइए किस तरीके का प्रोसेस है। तो 272 केल्विन पे वो कैसा हो जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल प्रोसेस कहलाएगा। वो फुली समझ में आ रहा है यहाँ तक की चीजें? चलो अब आगे हम लोग आते हैं बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा एस निकालना सीखेंगे बेटा किसी भी प्रोसेस के लिए। हमने सराउंडिंग का, यूनिवर्स का निकालना सीख लिया, सिस्टम का निकाल के रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। अब हम लोग निकालना सीखेंगे यूनिवर्स का एंट्रोपी के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से यूनिवर्स कह रहा हूं किसी भी सिस्टम में, प्रोसेस में कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यही डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ। हमने रिवर्सिबल में देख लिया, इरिवर्सिबल में देख लिया। आधे घंटे फिर मैंने आज लेके सफिशिएंट उनको समझा दिया है बेटा, क्योंकि एंट्रोपी थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। बता रहा हूँ बवाल टॉपिक है, टफ माना जाता है इसको, है ना। इवेंट मैं बताऊँ अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो टीचर भी फंस जाते हैं बेटा एंट्रोपी में, है ना, क्योंकि एक टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट। इवन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, आपको पता होगा तो, है ना, तो उसमें भी मैंने बेटा एंट्रोपी वाला टॉपिक बहुत टफ आता है। थर्मोडायनेमिक्स एक हमारा सब्जेक्ट होता था, पूरा मुश्किल लगता है थोड़ा सा। चलो तो इसमें देखो कैलकुलेशन ऑफ। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने यूनिवर्स का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में समझ लिया। अब क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया था बेटा, अलग अलग प्रोसेस लिए थे, उनके हमने डेल्टा यू निकालना सीखा, डेल्टा एच निकालना सीखा, क्यू निकालना सीखा, डब्ल्यू निकालना सीखा। अब यहाँ पे हम लोग हर प्रोसेस के लिए क्या निकालना सीखेंगे, डेल्टा एस को। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, अब यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा शुरू हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम का भी निकालना है बेटा। और देखो जितना फर्स्ट लॉ में हमने बेटा सिस्टम सराउंडिंग की बात नहीं की थी, उससे ज्यादा सेकंड लॉ में बात होती है। फर्स्ट लॉ में सिस्टम सराउंडिंग की बात हो ही नहीं रही थी, आप देखोगे तो सेकंड लॉ का पार्ट है बेसिकली। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर डिफरेंट प्रोसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए बेटा हम लोग ये निकालना सीखेंगे कि कैसे डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा, उसका डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा। इन सब चीजों को हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो कैसे करना है, सिंपल है डेरिवेशन। हमें पता है बेटा एंट्रोपी जो है, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं तो ds लिखूंगा। तो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, dq रिवर्सिबल बाई t। इसमें भी स्मॉल ही चेंज कहलाएगा। ds निकालना है तो dq रिवर्सिबल बाई t हो जाएगा आपका, या इसको हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन बोलते थे। फिर से लिख देता हूं मैं। हमारे लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल। यही तो बता रहा था एंट्रोपी में चेंज को, ds। तो यहां से हम लोग चाहें तो बेटा क्या लिख सकते हैं, जो आपका ds है, ds इज इक्वल टू ऐसे ही लिख लो, dq रिवर्सिबल बाई t, ठीक है। तो यहां से dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, tds लिख सकते हैं। dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tds लिखा जा सकता है। अब देखो अब क्या करना है, फर्स्ट लॉ को यूज कर लो। फॉर्मूला बस देख लो कैसे डेराइव कर रहा हूं मैं, बाकी तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से चलोगे बेटा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, डेल्टा यू बराबर किसके होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू के, है कि नहीं। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अगर मैं इसको स्मॉल चेंज के लिए लगाऊं तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिख देता हूं। स्मॉल चेंज निकालना है तो डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से अगर मुझे डी क्यू पूछे कोई, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू, हो जाएगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू। और डी यू खुद क्या होता है बेटा, एनसीबी डी टी होता था। डेल्टा यू का अगर फॉर्मूला पता है आपको, ये डी यू जो है, ये डी यू खुद क्या होता है, एनसीबी डी टी होता है। डी यू इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े, एनसीबी डी टी। और डब्ल्यू की जगह पे क्या पढ़े हैं बेटा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ये डब्ल्यू का फॉर्मूला होता था। देखो दोनों के बस फॉर्मूले रखने, कैसे डिराइव कर रहा हूँ उसको ध्यान दे दो। ये देखो ये डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। तो ये डी क्यू की जगह पे अब मैं क्या रख दूं लाके यहाँ पे, टीडीएस। तो बहुत सिंपल सा होता है डेरिवेशन। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, डी क्यू की जगह पे टीडीएस रख दिया।
क्योंकि अभी हमने देखा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस इज इक्वल टू किसके बराबर, एन सी बी डी टी माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी। अब क्या कर दो बेटा, इस टेम्परेचर को इधर भेज के डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा, डी एस इज इक्वल टू एन सी बी डी टी बाई टी प्लस पी एक्सटर्नल बाई टी डी वी। बोलो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब हमें पता है बेटा हमने किस तरीके का रिवर्सिबल तरीके से हीट एक्सचेंज को देखते हैं। तो फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो होता है जो P एक्सटर्नल होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू P गैस होता है। ये बताया था मैंने बेटा आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो P गैस होता है वो P एक्सटर्नल के बराबर ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो यहाँ से हमें ये भी पता है फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल इतना, और ये भी आप लिख सकते हो P गैस P भी इक्वल टू क्या होता है आपका nRT होता है। तो यहाँ से बेटा P गैस बाई T अगर पूछे तो P गैस बाई T इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, NR अपॉन V लिख सकते हैं हम लोग, NR अपॉन V ये लिख सकते हैं। P गैस की जगह पे P गैस बाई T को NR बाई V लिख सकते हैं। अब इसको उठा के NR बाई V को यहाँ पे रख दो तो देखो क्या हो जाएगा। इसी पे बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पेज छोटा करता हूँ, ठीक है। देखो हाँ, तो यहाँ से बेटा इसमें अब कर लो तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी अभी है, ठीक है, और प्लस P एक्सटर्नल बाई T की जगह पे P गैस बाई T रख ही सकता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं बेटा, NR बाई वी डी वी हो जाएगा। अब बस दोनों तरफ क्या कर दो, हमको कंप्लीट चेंज निकालना है तो कंप्लीट चेंज के लिए बेटा इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो, यहाँ भी। यहाँ एंट्रोपी कैसे इंटीग्रेट करोगे बेटा, एंट्रोपी को इंटीग्रेट करने के लिए एस इनिशियल से लेके कहाँ तक कर दो, एस फाइनल तक कर लो। एस इनिशियल से लेके इनिशियल इतना रहा होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dt का फंक्शन है। T1 टेम्परेचर पे एंट्रोपी SI मान लो, T2 पे टेम्परेचर एंट्रोपी SF मान लो। यहाँ पे देखो वॉल्यूम V1 से लेके V2, ये तो मैथ्स है, सिंपल है ना, मैथ की तरह ही बस डेरिवेशन करा रहा हूँ फॉर्मूले का। तो यहाँ से देखो S इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसका इंटीग्रेशन S फाइनल माइनस S इनिशियल लिख दिया जाएगा, S फाइनल माइनस S इनिशियल ds का s फाइनल माइनस s इनिशियल आ जाएगा। यहाँ पे देखो cb एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग नहीं मान के चलते हैं बेटा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, t1 टू t2 1 बाई टी dt, आपको पता होगा तो ये ln t का होता है बेटा, है ना, प्लस यहाँ पे देखो nr भी कांस्टेंट है तो nr को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, v1 टू v2 1 बाई v dv। इस तरीके से थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, है ना। तो आप देखो यहाँ से तो ये S फाइनल माइनस S इनिशियल को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा S लिख दिया, और डेल्टा S इज इक्वल टू देखो ये क्या हो गया, NCB T1 टू T2 1 बाई टी डी टी। तो आपको ये पता ही होगा मैथ्स में, अगर आपको पता नहीं है तो ये पता होना चाहिए बेटा, 1 बाई एक्स डी एक्स लिखा होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जाता है, ln x लिखते हैं ना, 1 बाई एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं, ln x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ln t हो जाएगा, और एक t1 रहेगा और अपर लिमिट t2, प्लस इसी तरीके से ये nr 1 बाई वी डी वी का क्या हो जाएगा, ln v, यहाँ पे हो जाएगा v1 और यहाँ पे हो जाएगा v2। अब बस अपर और लोअर लिमिट को फिट करो अगर, तो ncv ln t2 माइनस ln t1 प्लस यहाँ पे nr, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ln v2 माइनस ln v1, ठीक है। अब आपको पता होगा ln t2 माइनस ln t1 को क्या ln t2 बाई t1 लिख सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ बेटा, ये डायरेक्ट अब समझ में आ गया होगा, देखो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फिर नेक्स्ट में ले, NCV क्या हो जाएगा, ये ln t2 बाई t1 ln t2 बाई t1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा nr ln v2 बाई v1। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूँ इसे। तो हम लोगों ने जो निकाले, हम लोगों ने क्या निकल के आया बेटा, डेल्टा S जो आया किसी भी प्रोसेस के लिए, डेल्टा S निकालने के लिए हमारा क्या निकल के आया बेटा, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ये निकल के आया है हमारा NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ये निकल के आया है।
अब इसको चाहो तो देखो, ये अगर ये कब लगाना है फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला लगाना है जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हो सकता है आपको प्रेशर दिया हो, तो कैसे करेंगे रिप्लेस। तो देखो हमें पता है फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के लिए बेटा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 तो हो ही जाता है। P इज इक्वल टू एन आर टी से N और R कांस्टेंट है, तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो यहाँ से आप चाहो तो बेटा V2 बाई V1, ये V2 है, V1 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा P1 इंटू T2 अपॉन P2 इंटू T1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बस इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1 की जगह पे कितना रख दिया जाए बेटा P1 इंटू T2 अपॉन P2 इंटू T1 रख दिया इस तरीके से। फिर देखो आगे एन सी वी, आपको फाइनली ध्यान में रखना है, डेरिवेशन में करवा ही रहा हूँ पूरा, ठीक है। T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन, यहाँ पे देखो बेटा क्या इसको मैं P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1 तो M इंटू एन हो गया, तो M प्लस एन लिख सकते हैं क्या, Mn P1 बाई P2 ये रख दिया प्लस एन आर एल एन T2 बाई T1। होपफुली ये आया समझ में क्या किया मैंने, एन आर तो दोनों में है बेटा, इसको एल एन एम एन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, किसी को नहीं पता चला बेटा एल एन एम एन अगर आपको कभी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होता है बेटा एल एन एम प्लस एल एन एन लिख सकते हैं आप, तो वही किया मैंने, दोनों को प्लस में तोड़ दिया। अब यहाँ से फायदा क्या मिलता है मुझे, देखो यहाँ से फायदा ये हुआ कि ये क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से एन एल एन टी टू बाई टी वन, यहाँ भी एन एल एन टी टू बाई टी वन कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन खींच के यहाँ ले लेते हैं बेटा एन एल एन टी टू बाई टी वन, ये कॉमन हो गया हमारा, तो क्या बचेगा सी वी प्लस आर, यहाँ से क्या मिल जाएगा सी वी प्लस आर मिल जाएगा, प्लस ये वाला टर्म आ गया अपना, समझे ना, यहाँ का सी वी, यहाँ का सी वी बेटा और यहाँ का आर, सी वी प्लस आर हो गया ये कॉमन लेते ही, और यहाँ का एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो देखो जो मेरा वॉल्यूम के टर्म्स में था बेटा V2 बाई V1 उसको मैंने प्रेशर के टर्म्स में लेकर आया करके, और ये देखो हमें पता ही है बेटा ये चीज, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कैपिटल R, तो यहाँ से अगर Cp कोई पूछे तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या Cv प्लस कैपिटल R हो जाएगा, Cp माइनस Cv R होता है तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, तो ये Cv प्लस R जो है इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ Cp रख सकता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये फाइनल फॉर्मूला आता है बेटा, और आपको यही फाइनल फॉर्मूला आप ध्यान में रखना है। डेल्टा एस का जो दूसरा फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया एन, ये देखो सी बी प्लस आर की जगह मैं सी पी रख देता हूँ है ना, तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो ये दो फॉर्मूले आ गए है ना, ये पेज लिख लिया होगा आपने। तो अब इसको बस दोनों को एक साथ समराइज करके यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल फॉर्मूला जो हमें ध्यान में रखना है, हमें फॉर्मूला क्या मिला बेटा, कभी भी हमसे डेल्टा एस का फॉर्मूला पूछे तो वो सी वी के टर्म्स में एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन आया प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन आया, यही आया एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। और अगर ये प्रेशर के टर्म्स में पूछ ले तो ये डेल्टा एस यही प्रेशर के टर्म्स में, ये देखो ये वॉल्यूम के टर्म्स में, तो बस सीवी की जगह पे कुछ नहीं करना है, सीवी की जगह पे क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन की जगह पे बस क्या आ जाएगा बेटा पी वन बाई पी टू, पी वन बाई पी टू आया था ना, चेक कर लो यहाँ से, हाँ पी वन बाई पी टू। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला, फाइनली आपको ये फॉर्मूला दोनों ध्यान रखना है। तो ये डेल्टा एस बेटा किसी भी प्रोसेस के लिए लगाया जा सकता है, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये जो डेल्टा एस का फॉर्मूला आपने निकाला बेटा, ये किसी भी प्रोसेस के ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि ये एक आपका क्या है यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो यहाँ मैं इस चीज को लिख देता हूँ कि ये हमारे लिए कैसा फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला। देखो ये हमारे लिए कैसा फॉर्मूला है बेटा, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि ये इसको कहीं भी आप लगा सकते हो, यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ स्टेट, फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस।
आइडियल गैस एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज ऑफ स्टेट कर रहा है बेटा, तो उसमें टोटल एंट्रोपी चेंज का ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है फॉर एनी प्रोसेस। फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की बात कर लो, फॉर एनी प्रोसेस या और पाथ, किसी भी, चाहे रिवर्सिबल तरीके से जाओ चाहे इरिवर्सिबल तरीके से जाओ, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों मैं ये कह रहा हूं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है चेंज ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस ऑब्लिक पाथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी? क्योंकि आपको पता होगा एंट्रोपी कैसा फंक्शन होता है बेटा, स्टेट फंक्शन। तो आप चाहे रिवर्सिबल पाथ से जाओ चाहे इरिवर्सिबल पाथ से जाओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो आपको सेम मिलने वाला है ना। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर आपको सेम मिलेगा तो ये फॉर्मूला आपका हर पाथ पे लगा सकते हो, रिवर्सिबल पाथ पे भी लगा सकते हो और इनको इरिवर्सिबल पाथ पे भी लगा सकते हो। आई बात समझ में आपके लिए? तो इस तरीके से हमारा डेल्टा एस की बात होती है। अब देखो थोड़ा सा, अब है ना, अब थोड़ा सा लिटिल बिट में और डिफिकल्ट करने जा रहा हूँ, चीजों को समझना है आपको बेटा, है ना, समझ के लेना है। देखो मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है बेटा चेंज, अब हमको अलग अलग प्रोसेस पे लगाना है, बट मैं थोड़ा सा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की फीलिंग करा दूं, क्योंकि इरिवर्सिबल में थोड़ा सा काम ना डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो देखो उसको थोड़ा सा आसान करते हैं हम लोग। अब इसमें दो केस में बना रहा हूं, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला बेटा सबके लिए वैलिड है। अब मैं दो केस बना रहा हूँ। केस वन में कह रहा हूँ आपको रिवर्सिबल प्रोसेस पहले समझाता हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में किस तरीके से निकालना है आपको, क्योंकि आपको बेटा क्या निकालना है फाइनली, देखो हमने टॉपिक क्या डाला है, ओवरऑल हमें निकालना क्या है बेटा, डेल्टा एस निकालना है। किसके लिए? सिस्टम का भी सराउंडिंग का भी, फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग का निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला रिवर्सिबल पाथ के लिए भी वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए वैलिड है। तो पहले रिवर्सिबल को समझो, रिवर्सिबल में किस तरीके से, सपोज करो कोई भी मैं पाथ बना लेता हूं इस तरीके का, है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना इसे, जैसे यहां से देखो इस पॉइंट से बेटा मैं इस पॉइंट तक जा रहा हूं, सपोज करो ये ए है और ये मेरे लिए बी है, और ए से बी जाते वक्त मैंने कौन सा पाथ लिया है बेटा, ये रिवर्सिबल पाथ है मेरे लिए, मैंने रिवर्सिबल पाथ फॉलो किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। तो जाहिर सी बात है इस पाथ में जो भी हीट एक्सचेंज होगा बेटा, डी क्यू रिवर्सिबल लिखूंगा मैं। इस पाथ में जो रिवर्सिबल पाथ है तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा उसको डी क्यू रिवर्सिबल बोलूंगा, और यही क्या होगा मेरा एक्चुअल हीट एक्सचेंज। क्योंकि आप देखो, अगर समझो बात को, मैं क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला है दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल पाथ। क्योंकि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो अब वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इरिवर्सिबल अगर आएगा ना तो भी देखो कैसे हीट को लिया जाता है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा रिवर्सिबल के लिए होता है एंट्रोपी का, और जबकि मैंने कहा ये यूनिवर्सल फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। तो उसको अब समझा रहा हूं कैसे हो रहा है। देखो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करो तो ए से बी पॉइंट पे जाना है आपको, और आपने रिवर्सिबल पाथ को फॉलो किया है बेटा, तो डी क्यू रिवर्सिबल जो होगा ये क्या होगा, एक्चुअल हीट एक्सचेंज ही होगा। एक्चुअल हीट एक्सचेंज होगा और डी क्यू रिवर्सिबल कहलाएगा इस पाथ में। और ये जो एक्चुअल हीट एक्सचेंज है बेटा, डी क्यू रिवर्सिबल जो एक्चुअल हीट एक्सचेंज है वो इसी पाथ का हीट एक्सचेंज है, वो इसी पाथ का हीट एक्सचेंज है ना। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हीट एक्सचेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल पाथ या प्रोसेस, कुछ भी बोल लो। तो जो डी क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको बेटा, दिक्कत इरिवर्सिबल में आती है। तो इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, रिवर्सिबल में कहीं दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि रिवर्सिबल में बेटा यही फॉर्मूला सीधे सीधे उठ के लग जाते हैं किसी भी तरीके के प्रोसेस पे। इरिवर्सिबल में जरूर थोड़ी सी दिक्कत करनी पड़ती है हमको, और वो भी सराउंडिंग में, सिस्टम में नहीं। सिस्टम के लिए तो हमेशा वैलिड है, सराउंडिंग का निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डी क्यू रिवर्सिबल जो हो गया एक्चुअल हीट एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज इन रिवर्सिबल पाथ या प्रोसेस। तो अगर मुझे कोई पूछे यहां से कि मेरा बताइए डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा बेटा, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल, 1/t डी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल। इस रिवर्सिबल पाथ में जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है उससे निकाल लूंगा मैं डेल्टा एस सिस्टम, और ये मेरा डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा, जो ऊपर मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। मतलब ये फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। और अगर ये प्रेशर के टर्म्स में लिखने जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस NCP ln T2/T1 प्लस NR ln क्या करूं अभी, ये आ गया NR ln
ln P1 by P2, है कि नहीं? इस तरीके से कर लेंगे। ये फॉर्मूले दोनों हमने अभी निकाले हैं, ये फॉर्मूले तो सिस्टम के लिए। और अगर सराउंडिंग का पूछ लिया तो क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग का पूछ लिया तो बेटा अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हमने पढ़ा ये रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात ये है कि जो भी इसका डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स आएगा वो किसके बराबर आने वाला है, 0 के बराबर। रिवर्सिबल का हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था ना, पीछे निकाला था कल की क्लास में। डेल्टा एस यूनिवर्स 0 के बराबर आता है, और डेल्टा एस यूनिवर्स अगर 0 के बराबर आ गया बेटा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर 0 के बराबर आ गया हमारे लिए, तो हमारा डेल्टा एस सिस्टम जो है, डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है ना बेटा, ये कल की क्लास में बताया था मैंने। रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस यूनिवर्स 0 होता है, तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होगा। तो अगर मैंने डेल्टा एस सराउंडिंग पूछ लिया तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज नथिंग बट, तो आप सिस्टम को कैलकुलेट कर लो और बस उसके आगे क्या कर दो बेटा, माइनस का साइन लगा दो। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव। यही तो खास बात थी रिवर्सिबल में, क्या बोला था, जितना सिस्टम के एंट्रोपी में कम होगा सराउंडिंग का उतना बढ़ जाएगा, या सराउंडिंग का जितना कम होगा सिस्टम का उतना बढ़ जाएगा। इसीलिए दोनों नलीफाई करके बेटा ओवरऑल जो यूनिवर्सल प्रोसेस का चेंज इन एंट्रोपी आ जाता है वो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। कल की क्लास में हमने देखा था, ठीक है ना, कि यूनिवर्सल का 0 होता है। तो इसमें कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान काम है। रिवर्सिबल पाथ को डील करना बहुत ईजी होता है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि आपको बस सिस्टम का कैलकुलेट करना होता है, और आपने सिस्टम का कैलकुलेट कर लिया तो सराउंडिंग का आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और हमें पता ही है बेटा कि सिस्टम और सराउंडिंग ये बराबर ही होता है, और इनके लिए हमें ये भी पता है डेल्टा एस यूनिवर्स अगर पूछ ले तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर होने वाला, ओवरऑल 0 ही होने वाला है। तो हमें 3 चीजें पूछेगा, एक तो हमसे डेल्टा एस सिस्टम पूछ लेगा रिवर्सिबल पाथ में, तो उसके लिए बेटा हमने ऑलरेडी फॉर्मूला ये निकाला है, ये फॉर्मूला इस तरीके से लगाने वाला। तो आज तो नई प्रोसेस पे आप आएंगे, अलग अलग प्रोसेस पे लगाना कल सिखाऊंगा मैं। तो इनके ऊपर डेल्टा सिस्टम, ये देखो सराउंडिंग का निकालना है तो जो भी सिस्टम की वैल्यू कैलकुलेट की है उसी के आगे बस क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है। और यूनिवर्स का निकालना है तो यूनिवर्स का तो रिवर्सिबल पाथ है, तो बेटा यूनिवर्स का कितना हो जाएगा, 0। तो ये बात हुई किसके लिए बेटा, रिवर्सिबल पाथ के लिए। अब देखो केस सेकंड देखना, अब जरा सा है ना, केस सेकंड में लेता हूं बेटा, क्योंकि मेरी जो एंट्रोपी की डेफिनेशन है, मैंने कल ही आपको बताया था एंट्रोपी का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन था बेटा, इट इज ओनली डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्सिबल पाथ। अगर आपने इररिवर्सिबल पाथ ले लिया बेटा, अगर आपका सेकंड केस ले रहा हूं मैं, इररिवर्सिबल पाथ, अगर आपने इररिवर्सिबल पाथ ले लिया तो इररिवर्सिबल पाथ लेने का मतलब है बेटा कि अब देखो, जैसे आपने कोई अगर डिफाइन कर लिया तो आपको एक रिवर्सिबल पाथ उसमें ढूंढना पड़ेगा बेटा। सपोज करो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जा रहे हैं, किस पाथ से बेटा, इररिवर्सिबल पाथ से। ये पाथ आपके लिए कैसा है, इररिवर्सिबल। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये कोई ग्राफ नहीं है ना बेटा, ये बस मैं पाथ बता रहा हूं। ये मत कहना कि प्रेशर वॉल्यूम में तो इररिवर्सिबल का ग्राफ नहीं बनता, आपने ग्राफ बनाया, वो कोई ग्राफ थोड़ी ना हो, पाथ बता रहा हूं बस मैंने एक्सिस कुछ दिया ही नहीं है, बस मैं पाथ बता रहा हूं। ए से बी तक अगर आप इररिवर्सिबल पाथ में जा रहे हैं बेटा, तो इसमें कुछ हीट एक्सचेंज जरूर होगा इररिवर्सिबल पाथ के अंदर बेटा। तो मेरा जो एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफाइन है वो तो रिवर्सिबल पाथ के लिए डिफाइंड है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे प्रोसेसेस के लिए क्या किया जाता है बेटा, एक हाइपोथेटिकल पाथ मान लिया जाता है जो रिवर्सिबल तरीके से मुझे ए से कहां तक लेके जाए, बी तक। तो मैंने एक ये एलो वाला जो दिखा रहा हूं, ये मैंने क्या मान लिया बेटा, दिस इज आवर हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, एक इमेजिनरी मैं रिवर्सिबल पाथ मानूंगा, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ। यहां से कुछ चीजें बाउंस हो सकती हैं लोगों को बेटा, पर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। फाइनली तो देखो ओवरऑल हमें कैलकुलेशन पे ही जाना है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि चीजें थोड़ा ही समझा के चले तो अच्छा है। फाइनली तो आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा। इररिवर्सिबल पाथ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है वैलिड बेटा हमारे पास, क्योंकि इररिवर्सिबल पाथ में तो हम लोग जो एंट्रोपी डिफाइंड है वो तो हमारा क्यू रिवर्सिबल से डिफाइंड है ना। तो मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ मान लिया। अब ध्यान से समझना, जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है बेटा। एंट्रोपी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, स्टेट फंक्शन। तो मैं ए से बी चाहे इररिवर्सिबल पाथ से जाऊं चाहे रिवर्सिबल पाथ से जाऊं, वो तो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, और इनिशियल फाइनल स्टेट तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, जो डी क्यू एक्चुअल होगा, जो एक्चुअल डी क्यू होगा, क्या वो बेटा डी क्यू रिवर्सिबल के बराबर होगा? ये जो एक्चुअल होगा, एक्चुअल इसमें ए से बी तक की रिवर्सिबल पाथ में जो जा रहे हैं, क्या वो डी क्यू रिवर्सिबल के बराबर होगा? ये कभी भी बराबर नहीं होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि बेटा इस पाथ के अलॉन्ग अलग हीट आएगा, इस पाथ के अलॉन्ग अलग हीट आएगा। क्योंकि ये बराबर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें पता है बेटा, बिकॉज हीट इज ए पाथ फंक्शन, बिकॉज हीट इज ए पाथ फंक्शन। तो हीट किस तरीके का फंक्शन है हमारे लिए? पाथ फंक्शन है। तो अगर हीट बेटा पाथ फंक्शन है तो कभी भी ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं हो सकती। जो एक्चुअल में इरिवर्सिबल पाथ पे हीट एक्सचेंज आ रहा है बेटा मेरे लिए, वो कभी भी रिवर्सिबल पाथ वाले हीट एक्सचेंज के बराबर नहीं होगा। तो एक्चुअल में डी एक्चुअल है क्या? तो डी क्यू एक्चुअल जो आएगा, जो डी क्यू एक्चुअल, एक्चुअल में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है? हीट एक्सचेंज इन इरिवर्सिबल पाथ। वो क्या है मेरे लिए? हीट एक्सचेंज इन इरिवर्सिबल पाथ। डी क्यू एक्चुअल में किसे बोल रहा हूं? हीट एक्सचेंज इन इरिवर्सिबल पाथ के बारे में। और जो डी क्यू रिवर्सिबल में मैंने बोला है, ये कौन सा है? डी क्यू रिवर्सिबल ये कौन सा है बेटा? ये है हीट एक्सचेंज, ये कौन सा? हीट एक्सचेंज इन इमेजिनरी पाथ जो मैंने माना, हीट एक्सचेंज इन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, हीट एक्सचेंज इन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ। जो मैंने हाइपोथेटिकली एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ माना है उसका हीट एक्सचेंज है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये पहले क्लियर होना चाहिए कि डी एक्चुअल डी क्यू रिवर्सिबल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हीट क्या है बेटा? एक तरीके का पाथ फंक्शन है। तो अब देखो, डेल्टा एस सिस्टम निकालना है तो क्या होगा? अब इसके लिए इरिवर्सिबल के लिए, सिस्टम के लिए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एस सिस्टम अभी भी आपका सिस्टम क्या है बेटा? डेल्टा एस सिस्टम जो होगा ये आपके लिए किस तरीके की प्रॉपर्टी होता है बेटा? स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन की वैल्यू केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। बीच में किसी से उसे कोई मतलब नहीं, आप इस रास्ते जा रहे हो, इस रास्ते की सीधे जा रहे हो, क्योंकि डेल्टा एस जो है एक तरीके का कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो पाथ के ऊपर अभी डिपेंड नहीं करेगा। तो सिस्टम का जो डेल्टा एस निकालना है आपको, सराउंडिंग भले ही चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज से फर्क पड़ेगा किस पाथ से जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम का जो है इनिशियल और फाइनल स्टेज आपका केवल मतलब है। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम जो रहेगा वो आपका अभी भी उसी फॉर्मूले से निकलेगा। कौन सा बेटा? डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी से, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल। और ये आपका डेल्टा एस सिस्टम जो निकल के आएगा बेटा, वो सेम निकल के आएगा NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक है, या आप प्रेशर के टर्म्स में लिखो तो इसको NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/V2। ऐसा क्यों हो रहा है इसको लिख देना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बिकॉज एस इज ए स्टेट फंक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिस्टम का कोई चेंज नहीं हो रहा? बिकॉज एस इज ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन को बेटा पाथ से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे आप रिवर्सिबल पाथ से जाओ चाहे इरिवर्सिबल पाथ से जाओ, सिस्टम का तो एंट्रोपी में चेंज सेम रहने वाला है। अब देखना, सराउंडिंग का बदल जाता है बेटा, सराउंडिंग वाला ही दिक्कत करता है रिवर्सिबल में। तो मैं सराउंडिंग वाले को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। देखो, अब जो डेल्टा एस सराउंडिंग का होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग, सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग का जो डेल्टा एस होगा वो बेटा क्या होगा? क्यू एक्चुअल जो होगा बाई टी। सिस्टम तो अंदर ही अंदर काम हो गया बेटा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चल गए। सराउंडिंग के बारे में मैंने बताया था केवल आप इनिशियल और फाइनल देखते हो, तो सराउंडिंग हमेशा इरिवर्सिबल पाथ फॉलो करता है। ये बताया था मैंने आपको, सराउंडिंग हमेशा कैसा पाथ फॉलो करता है, मैंने बताया था ना, कल की क्लास में बताया था। सराउंडिंग में यहां फिर से लिख देता हूं मैं, ऑलवेज फॉलोज इरिवर्सिबल पाथ, ऑलवेज फॉलोज इरिवर्सिबल पाथ। तो सराउंडिंग हमेशा आपका इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है बेटा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है तो आपका Q एक्चुअल बाई T। अब ये T जो होगा बेटा, ये कौन सा टेम्परेचर लोगे आप? फाइनल टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर लोगे? यहाँ T की जगह पे क्या लिख दो? T2 लिख दो। 0.1 से 0.2 तक जाने के लिए जो फाइनल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आप लोगे। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा बाद में क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर के इक्वल पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहे तो, जो T सराउंडिंग है वो किसके बराबर होगा बेटा? T2 के बराबर, डेट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फाइनली कहां पहुंच जाएगा? T2 के बराबर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम।
सिस्टम के फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है सराउंडिंग का टेम्परेचर। प्रोसेस कब तक होती रहेगी बेटा? प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक कि सिस्टम का टेम्परेचर फाइनल सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना पहुंच जाए, और सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T2। तो इसका मतलब T सराउंडिंग किसके बराबर हो जाएगा? T2 के बराबर। और यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मैंने हीट को प्लस साइन दिया है बेटा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट को मुझे माइनस साइन देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने अगर हीट को एब्जॉर्ब किया है बेटा, प्लस मैंने कुछ नहीं दिया मतलब प्लस साइन है, तो उसने एब्जॉर्ब किया है, तो सराउंडिंग ने हीट को लूज किया होगा ना, तो इसलिए सराउंडिंग वाले में मैं क्या लिखूंगा? माइनस क्यू एक्चुअल बाई T2। अब बात यही मेन इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये क्यू एक्चुअल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हर प्रोसेस में क्यू एक्चुअल निकालने का तरीका बदल जाएगा। और क्यू एक्चुअल है क्या? क्यू एक्चुअल क्या है बेटा? क्यू एक्चुअल एक्चुअली में क्या है हमारे लिए? हीट एक्सचेंज इन इरिवर्सिबल पाथ। तो यही निकालना हम लोगों को अलग अलग पाथ के लिए निकालेंगे। मतलब आपको देखो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये वाले पार्ट में रिवर्सिबल वाले पाथ में कहीं दिक्कत नहीं होगी बेटा। रिवर्सिबल पाथ का फॉर्मूला फिक्स है, सिस्टम का निकाल लो, सराउंडिंग का उसके बराबर कर दो। आपको दिक्कत कहाँ आती है बेटा? यहाँ पे दिक्कत आती है, ये वाला पार्ट में दिक्कत आती है सबको, यहीं पे सराउंडिंग का। तो कैसे कल सराउंडिंग का निकालना ये मैं सिखाऊंगा आपको कि सराउंडिंग का किस तरीके से आपको निकाला जाता है। और एक बार ये मिल गया तो आप यूनिवर्स का निकाल ही लोगे बेटा। तो डेल्टा एस यूनिवर्स पूछे तो यूनिवर्स का क्या हो जाएगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के सम के बराबर हो जाएगा कौन सा? आपका यूनिवर्स का डेल्टा एस। तो ये हम लोग निकाल लेंगे। और ये जाहिर सी बात है बेटा, इरिवर्सिबल पाथ है तो ये ग्रेटर देन जीरो ही आने वाला है। ये क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा। हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कल कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो हमेशा क्या आएगा? जीरो के बराबर। तो अब यहाँ पे मैं नोट करा के 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बस 5 मिनट और लगेगा, 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ। ये समझ के ध्यान से देखना, अभी दोनों पॉइंट्स को इन्हीं से पॉइंट्स दोनों निकाल रहा हूं मैं। सिस्टम में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल। सराउंडिंग का रिवर्सिबल के केस में तो बेटा सिस्टम के बराबर ही होता है माइनस साइन के साथ। इरिवर्सिबल में भले ही आपका सराउंडिंग का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इसको हम लोग 2 पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। तो नोट करके लिख लो, जस्ट 5 मिनट और लगेगा हम लोगों को। नोट बना के इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखना है नोट के अंदर बेटा? कि बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट करके लिख लेते हैं। बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में बेटा, बिटवीन 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, 2 पॉइंट है, तो डेल्टा एस सिस्टम विल बी सेम। डेल्टा एस सिस्टम विल बी सेम। डेल्टा एस सिस्टम आपका सेम रहने वाला है बेटा फॉर एनी पाथ। फॉर एनी पाथ, कैसा भी पाथ हो। एनी पाथ का मतलब क्या बेटा? चाहे वो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चाहे वो रिवर्सिबल पाथ हो चाहे आपका इरिवर्सिबल पाथ हो, तो ये आपका सेम रहेगा। बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी डेल्टा एस सिस्टम विल बी सेम फॉर एनी पाथ। बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज एस इज ए स्टेट फंक्शन। एस इज ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन है, इसलिए दोनों पाथ के बीच में हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी 2 पॉइंट ले लो ए और बी, तो उनके बीच में डेल्टा एस सिस्टम, चाहे पाथ रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, उनके लिए हमेशा क्या मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन सराउंडिंग का जो होगा, सराउंडिंग का मैंने बताया रिवर्सिबल के लिए अलग आएगा, इरिवर्सिबल के लिए अलग आएगा। तो सेकेंड पार्ट हम लोग यही लिखेंगे कि जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। ये दोनों क्या हो गया आपका? डिफरेंट होगा। डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी डिफरेंट बिकॉज, क्यों डिफरेंट होगा बेटा? क्योंकि, अरे यार पढ़ाने दो भाई यार। डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी डिफरेंट एज, ये क्यों डिफरेंट होगा बेटा? सराउंडिंग का, सिस्टम का तो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे आपका पाथ रिवर्सिबल ले लो चाहे आप पाथ इरिवर्सिबल ले लो, ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है। लेकिन जो सराउंडिंग का होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी डिफरेंट एज क्यू सिस्टम विल बी डिफरेंट, एच क्यू सिस्टम विल बी डिफरेंट। क्यू सिस्टम विल बी डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो क्या? देखो क्यू सिस्टम डिफरेंट होने का मतलब क्या है? ये जो सराउंडिंग का डेल्टा एस निकाला है बेटा, क्यू एक्चुअल, ये क्यू रिवर्सिबल के बराबर तो है नहीं। ये क्यू एक्चुअल जो आ रहा है रिवर्सिबल पाथ में वो अलग आ रहा है, और रिवर्सिबल पाथ का तो अलग आ रहा था, क्योंकि वो तो पाथ फंक्शन है आपका, तो इसीलिए वो डिफरेंट आने वाला है। डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी डिफरेंट एच क्यू सिस्टम विल बी डिफरेंट बिकॉज क्यू इज ए पाथ फंक्शन, क्यू इज ए पाथ फंक्शन।
ठीक है, तो क्यू कैसा एक पाथ फंक्शन है बेटा, तो इसलिए डेल्टा एस सराउंडिंग आपका क्या आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही है बात समझ में। यहाँ चाहो ना तो देखो एक चीज और लिख सकते थे, ये जो माइनस क्यू एक्चुअल है ना, ये थोड़ा सा पार्ट लिटिल बिट में बता रहा हूँ डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग होता है। ये जो क्यू एक्चुअल है इसको बेटा आप चाहो तो क्यू सिस्टम भी लिख सकते हो। ये जो माइनस क्यू एक्चुअल आ रहा है वो एक्चुअली में क्या होगा, जो सिस्टम में चेंज आएगा, जो सिस्टम में चेंज आएगा उसी के हीट के बराबर ही तो होगा, क्योंकि जितना सिस्टम ने रिलीज किया होगा उतना सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। तो इसको क्यू सिस्टम भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब इसको थोड़ा सा एक समझा दूं, एक बार और समझा दूं एक दूसरे तरीके से, तो और मजा आ जाए। देखो कैसे, अब सपोज करो आप बेटा पॉइंट ए, पाथ ए से और आपको बी तक जाना है। ए से कहाँ जाना है, बी तक। एक बार आप जा रहे हो बेटा रिवर्सिबल पाथ से, ये आपने कैसा लिया है, रिवर्सिबल पाथ। और एक बार आप इसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो और इस बार आपने पाथ कैसा लिया है बेटा, इरिवर्सिबल। इस बार कैसा पाथ लिया आपने, इरिवर्सिबल। ए से बी एक बार रिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो और एक बार इरिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर मेरा पाथ रिवर्सिबल है बेटा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो तो जीरो के बराबर होगा। डेल्टा एस इनवर्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। और अगर ये जीरो के बराबर होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है। ये हमने पढ़ा ही है बेटा अभी कि रिवर्सिबल पाथ का डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो के बराबर होता है, तो सिस्टम बराबर सराउंडिंग। अगर मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे बेटा कि डेल्टा एस जो सिस्टम है उसकी वैल्यू को मैंने मान लिया कि वो मेरे लिए एक्स है, मानने के लिए मान लिया कितना है, एक्स है। तो अगर डेल्टा एस सिस्टम एक्स है बेटा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना पड़ेगा। अगर डेल्टा एस सराउंडिंग को मैंने मान लो y मान लिया, मानने के लिए मान लो इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो क्या ये बेटा y बराबर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये बोलो। y बराबर माइनस एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि इनवर्स का जीरो होता है तो सिस्टम और सराउंडिंग अपोजिट साइन में होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पाथ कैसे लिया है मैंने बेटा, इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल पाथ में क्या होने वाला है, इरिवर्सिबल पाथ के लिए तो बेटा डेल्टा एस जो यूनिवर्स का है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो आएगा, ये हमने कल ही देखा था। तो इसका डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा, जीरो से बड़ा। मतलब इसके अंदर बेटा जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम होता है इट शुड नॉट बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये तो डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग आपस में बराबर होंगे नहीं, मतलब माइनस लगा लो यहाँ पे, डेल्टा एस सिस्टम विल बी नॉट इक्वल टू, ये माइनस हटाई दो, माइनस क्यों लगाना, डेल्टा एस सिस्टम विल बी नॉट इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे नहीं। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला कि डेल्टा एस सिस्टम मेरा, डेल्टा एस सिस्टम को अगर मैंने बोला बेटा यहाँ पे x, डेल्टा एस सिस्टम को x, अच्छा x क्यों बोला मैंने डेल्टा एस सिस्टम को, क्योंकि बेटा डेल्टा एस तो पाथ फंक्शन है, तो मैं a पॉइंट से b पॉइंट पे चाहे रिवर्सिबल पाथ से जाऊं चाहे इरिवर्सिबल पाथ से जाऊं, सिस्टम का डेल्टा एस यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी सिस्टम का डेल्टा एस कितना रहेगा मेरे लिए, x रहेगा, क्योंकि वो तो पाथ फंक्शन है। अब लेकिन यहाँ पे मैं अगर डेल्टा एस सराउंडिंग पूछूं आपसे कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है, तो अब यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग को सपोज करो z मान लो, डेल्टा एस सराउंडिंग को कितना मान लो बेटा, z। तो क्या ये x कभी z के बराबर होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, क्या ये वाला x जो है क्या ये z के बराबर होगा कभी, x बराबर तो z कभी हो नहीं सकता। अगर ये x z के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या ये वाला z बेटा x z के बराबर नहीं हो सकता। देखो x किसके बराबर है, y के बराबर है, बस साइन चेंज है ना, x y के बराबर है। यहाँ आप कह रहे हो x z के बराबर नहीं है, तो इनडायरेक्टली z भी तो y के बराबर नहीं होगा ना बेटा। अगर x z के, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, देखो यहाँ पे x जो है वो z के बराबर नहीं है, x z के बराबर नहीं है, और यहाँ पे कह रहे हो आप x y के बराबर है, तो बेटा x z के बराबर नहीं है और x y के बराबर, तो इसका मतलब y और z भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, y और z भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, y अलग होगा बेटा और z अलग होगा। तो जाहिर सी बात थी, देखो यहाँ से अब आप क्या समझ पा रहे हो कि ये जो था इसकी वैल्यू बेटा अलग आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जो इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो कराओगे तो इरिवर्सिबल पाथ में सराउंडिंग की एंट्रोपी जो होती है वो अलग आएगी बेटा, और वही हमें सीखना है। देखो वही मैंने यहाँ पे किया है, जो सराउंडिंग की एंट्रोपी की है मैंने हाईलाइट, यही निकालने में सबको कंफ्यूजन होता है खूब। तो ये सराउंडिंग की एंट्रोपी जो आएगी वो अलग ही आएगी निकल के। तो ये कैसे निकालते हैं, कल की क्लास में हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए निकालना सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई, तो आपको समझ में आया बेटा कि इसका सराउंडिंग का इसका अलग आने वाला है और इसके लिए सराउंडिंग की वैल्यू अलग आने वाली। इसका तो सिस्टम के बराबर ही आएगा, लेकिन इसका बिल्कुल ही अलग आने वाला है, क्योंकि अगर x z के बराबर नहीं है बेटा,
इरिवर्सिबल पाथ में x z के बराबर नहीं है तो x y के बराबर भी नहीं था, तो y और z भी तो आपस में बराबर नहीं होंगे, और y और z आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब इसमें सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज अलग आएगी और इरिवर्सिबल पाथ में सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज अलग आएगी, तो दोनों में एंट्रोपी चेंज अलग अलग आएगी बेटा, है ना। ये समझे क्या इस बात को, क्योंकि हीट एक पाथ फंक्शन है ना, तो अलग अलग दोनों पाथ में रहेगा। तो चलो ठीक है, काफी टाइम लग गया मुझे समझाने में इस चीज को बेटा, है ना। समझ में तो आ गया होगा होपफुली, 1 घंटे 10 मिनट चले गए हम लोगों के। मैंने प्रोसेस तो अभी नहीं शुरू कर पाया, प्रोसेस कल की क्लास में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, क्योंकि इसमें देखो क्या नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट ही है, अगर इन सब चीजों को अगर दिमाग में आप समझ जाते हो ना तो क्वेश्चंस करना काफी इजी हो जाता है। और तुम लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ा सा, है ना, चीजों को एक्सप्लेन ज्यादा ही करता हूँ, है ना, मतलब डीपली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज छूटे ना हमसे, है ना, हर चीज कवर हो जाए हमारी। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कर लीजिए। और आपको बताऊं बेटा, आप देखो डिफिकल्टी कहाँ फील हो रही है, एक हिंट दे देता हूँ आपको। डिफिकल्टी आपको ये सराउंडिंग वाले में ही होती है, जो डेल्टा एस सराउंडिंग इरिवर्सिबल का होता है ना, दिक्कत यहीं पे होती है हम लोगों को। तो बेटा इस काम को आसान करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी आई थी। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना डेल्टा जी, वो इसी काम को आसान करती है बेटा। जब गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग आगे अभी, तो उसमें देखना ये सराउंडिंग वाला जो समस्या खड़ा कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या है कैसे, तो ये समस्या ही खत्म हो जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स साइंटिस्ट ने क्या किया कि आप सराउंडिंग को देखो ही मत, सराउंडिंग को भूल जाओ, आप केवल किससे डील करो, सिस्टम से डील करो। और सिस्टम से डील करके आप बता सकते हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी प्रोसेस को डिसाइड करने के लिए बेटा सिस्टम का निकालना पड़ता है हमको, सराउंडिंग का, दोनों का सम देखते हैं। अगर वो 0 से बड़ा है तब तो स्पॉन्टेनियस है, 0 से छोटा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। गिब्स साइंटिस्ट ने क्या किया ना, इसी पे काम किया, और उसने कहा कि सराउंडिंग वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप सराउंडिंग का कैलकुलेशन भूल जाओ, आप सीधा क्या निकालो, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सिखाऊंगा मैं आगे गिब्स फ्री एनर्जी कैसे होती है, आइडिया अभी दे देता हूं कि गिब्स ने ही बेटा इस काम को आसान किया था। उसने सराउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, उसने कहा केवल आप सिस्टम से डील करो, आप गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम का कैलकुलेट कर लो, और उससे आप डिसाइड कर लोगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गिब्स वाला जब पार्ट आएगा आगे, इसी में 3-4 लेक्चर और इसमें लगेगा, उसके बाद गिब्स में ही आएंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा फिर से इस चीज को। ठीक है, चले तो आज के लेक्चर को हम लोग बेटा यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।